सो गाइस, मॉडर्न फिजिक्स के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं आज। पहला डाउट ये है, अ रेडियोएक्टिव सैंपल कंसिस्ट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली। मतलब दो स्पीशीज हैं, ए और बी, इसके भी एन नॉट हैं, इसके भी एन नॉट हैं। द मीन लाइफ, एवरेज लाइफ हो गया ये, ऑफ वन स्पीशीज इज टॉ, अदर इज 5 टॉ। तो इसका मतलब एक का हमारा टॉ है, टॉ का मतलब हो गया दिस इज 1/λ1, और एक का 5 टॉ है, दूसरे का 5 टॉ है। दूसरे का जो मीन लाइफ है वो 5 टॉ है। दिस इज 1/λ2। द डिके प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ द केसेस आर स्टेबल। ठीक है। अ प्लॉट इज मेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। देखो, इसका बिना सॉल्व करे मैं आंसर डी बोल सकता हूं। कैसे? एक हमारा डीके हो रहा है ऐसे एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी वन से, लैम्डा लैम्डा वन टी से। दूसरा डीके हो रहा है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी से। नाउ दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। एक हमारा बेसिकली ऐसा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सेम एन नॉट से, हो सकता है कर्वेचर डिफरेंट हो जाए। एक का लैम्डा वन लैम्डा टू अलग अलग है, एक हमारा ऐसे डिके कर रहा है, इन्फिनिटी पे आते आते कितना हो गया, 0 हो गया। और दूसरा हो सकता है ऐसे डिके कर रहा हो। दोनों का एडिशन ही तो ले रहे हो। ये हो जाएगा हमारा n1 एज अ फंक्शन ऑफ टी, ये हो जाएगा n2 एज अ फंक्शन ऑफ टी। दोनों का अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स का सम ले लेता हूं तो भी तो इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। मतलब ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि बीच में कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों डिक्रीजिंग ग्राफ हैं, दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हैं, तो ये कांस्टेंट वाला भी नहीं हो सकता, ये कंसेंट्रेशन बढ़ने वाला केस भी नहीं हो सकता। इसने तो ये बोला है ना, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कितने होंगे, तो टोटल तो डिक्रीज ही करते रहेंगे। एक पहले वाला भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, दूसरे वाला भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। दोनों का सम भी, दोनों ग्राफ्स का सम भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। इज दैट फाइन? ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है इतनी, विच इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी तो हो गई हाफ एम बी स्क्वायर वाली, वो काइनेटिक एनर्जी हो गई E। ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो वेलोसिटी के कारण है, वो लैम्डा टू है। ये डी ब्रोगली वाली वेवलेंथ है, ये डी ब्रोगली वाली वेवलेंथ है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों वेवलेंथ अलग अलग चीजें हैं। ये तो प्रोटॉन की वेवलेंथ है, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, उसे ई बोल दिया। और दूसरा ये कह रहा है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि फोटोन, फोटोन की एनर्जी भी वही है। अब प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी ई विच इज सेम एज दैट ऑफ फोटोन, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो दिस ई is also the energy of photon, that should be hc by lambda 1. Is that fine? एंड दिस, ये किसके ऊपर लगाया है, ये फोटोन पे लगाया है। और प्रोटोन पे फिर मैं क्या कहूंगा, प्रोटोन पे ये कहूंगा हाफ एम बी स्क्वेयर इज ई, और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा टू इज एच बाई एम बी। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि लैम्डा टू इज एच अपॉन रूट टू एम के ई की जगह लिख दिया ई। डन। क्या पूछा क्या था इसमें, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू पूछा था, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू पूछा था। तो लैम्डा वन तो हो गया हमारा एच सी बाई ई, और लैम्डा टू हो गया एच अपॉन रूट टू एम ई। तो ये आ जाना चाहिए ई की पावर माइनस हाफ, ई की पावर माइनस हाफ। कंफ्यूज मत हो जाना, दो अलग अलग चीजें कही हैं। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का मतलब है डी ब्रोगली, और वेवलेंथ ऑफ फोटोन का मतलब है एनर्जी वाली जो वेवलेंथ, वो तो फोटोन तो वेव ही होता है, वेव पार्टिकल दोनों होता है, लेकिन E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बोलोगे। क्या कह रहे हैं,
if a star can convert all helium into oxygen, He4 oxygen 16 8, तो 4 हो गया ना, 4 हीलियम के न्यूक्लियस मिलके एक ऑक्सीजन दे रहे हैं। एनर्जी रिलीज्ड, क्यू वैल्यू निकाल लो ना, क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 टाइम्स इंटू सी स्क्वेयर, 4 टाइम्स मास ऑफ हीलियम हो गया 4.0026 माइनस 15.9994 इंटू 931.5 MEV, डन। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, electrons with de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength of the emitted X-rays is, मतलब तुम्हें याद आ रहा होगा इसमें होता क्या था, इसमें ये होता था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता था, पोटेंशियल डिफरेंस V होता था, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, इनकी वेलोसिटी 0 होती थी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आके टकराते थे, इनकी वेलोसिटी v हो जाती थी, हम कहते थे ev इज हाफ mv², हाँ या ना। और फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती थी, उसका कुछ पार्ट एक्सरे में चला जाता था, अब मैं ये कह सकता हूं कि जो ये पार्ट एक्सरे में गया वो अगर 100% चला गया तो वो एक्सरे का फोटोन मोस्ट पावरफुल होगा और मिनिमम वेवलेंथ का होगा, हाँ या ना। तो हम ये कह देंगे हाफ mv² ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड 100% गो इनटू एनर्जी ऑफ एक्सरे, तो ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ एक्सरे। ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो अब इसने डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, उसकी जगह उसने क्या दे दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, हाँ या ना। तो इसने बेसिकली ये कह दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/√2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख देना, इसको लिख देना h²/2m लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर शुड बी hc/लैम्डा ऑफ एक्सरे, तो कट ऑफ वेवलेंथ पूछिए ना, लैम्डा ऑफ एक्सरे पूछा है, एक h कट गया और ये आ गया 2m लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू सी बाय h इज कट ऑफ वेवलेंथ, हाँ या ना। मतलब बेसिकली उसने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली दी है इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल, हाँ या ना। आई थिंक ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ये कह रहा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 2 घंटा, तो 2 घंटे के बाद उस सैंपल के अंदर कितना हो जाता है, n0/2 हो जाते हैं, ओके। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 2 घंटा, 2 घंटे में हाफ लाइफ मतलब आधे डिके हो गए, आधे बच गए, emits radiation of intensity which is 64 times the permissible amount, इसका मतलब लेवल कितना हो जाना चाहिए इंटेंसिटी का लेवल जो इनिशियल है उसका हो जाना चाहिए 64 टाइम्स कम, हाँ या ना। तो नई इंटेंसिटी हो जानी चाहिए पुरानी इंटेंसिटी के 64 टाइम्स हो जानी चाहिए, हाँ या ना। तो पुरानी इंटेंसिटी का कितना हो गया, 1/2 की पावर 6 हो गया ना, यही तो हुआ।
तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट से कितने हो जाने चाहिए? एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन नॉट इंटू 2 की पावर 1/2 की पावर 6, हाँ या ना? तो मतलब कितनी हाफ लाइफ आ जानी चाहिए? 6 हाफ लाइव्स आ जानी चाहिए ना, 6 हाफ लाइव्स आ जानी चाहिए। इतनी देर में हमारी इंटेंसिटी 1/64 हो जाएगी। हाँ, ये मैं रिलेट कर रहा हूं कि यार इंटेंसिटी 64 टाइम्स कम हो गई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी कितने हो गए? 64 टाइम्स कम हो गए, हाँ या ना? हाँ सर। तो 64 टाइम्स कम हो गए, तो मतलब दैट इज 1/2 की पावर 6, और हाफ लाइफ थी 2 घंटे की, तो 6 हाफ लाइफ हो गया 12 घंटे। सही है? हाँ सर सही है। Two identical photocathodes receive light of frequencies mu1 and mu2. If the velocities of electrons are respectively v1 and v2, then what? भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लग रहा है, इसने ये कहा है लाइट मारी जिसकी फ्रीक्वेंसी mu1 है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला तो हम कह देंगे h mu1 माइनस वर्क फंक्शन इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो हाफ m v1 स्क्वेयर, हाँ या ना? दूसरे वाले में हो जाएगा h mu2 माइनस वर्क फंक्शन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स हाफ m v2 का स्क्वायर, हाँ या ना? वर्क फंक्शन को हटाना है, वर्क फंक्शन को हटाना है, तो इसे माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा m v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर बाय 2 इज h mu1 माइनस mu2। सही है? हाँ सर हो गया। ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन था। An alpha particle of energy half mv square bombards a heavy nucleus। अल्फा पार्टिकल ये हो गया He422 प्लस, सही है? ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी दे दी v अल्फा। इट बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze। चलो भाई, और ये हैवी है, ये हैवी है, तो ये अज्यूम कर रहा है कि ये एक तरीके से हिंज्ड है, तो ये अज्यूम कर रहा है ये एक तरीके से हिंज्ड है, क्योंकि ये बहुत हैवी है, ये तो चलेगा नहीं। तो ये इन्फिनिटी से आया अल्फा पार्टिकल जिस पे चार्ज 2e पॉजिटिव है, और इसकी वेलोसिटी v अल्फा है, और ये इस न्यूक्लियस पे आके टकराया है, जो कि हमने हिंज मान लिया। कैसे हिंज माना है? ये सोच के हिंज माना है कि ये हैवी न्यूक्लियस है और इस पे चार्ज है Ze पॉजिटिव। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हो गया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गई जीरो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई हाफ m v स्क्वायर m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, पोटेंट और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो गई k q1 हो गया 2e, q2 हो गया Ze बाय आर मिनिमम। ये हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन। गॉट इट? हालांकि इसके अंदर दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता था, ये अगर हिंज नहीं होता तो, ये अगर हिंज नहीं होता तो फिर उसके अंदर क्या करना पड़ता हमें, उसमें ये फंडा लगाते कि ये m अल्फा है, ये v अल्फा से आ रहा था, और ये लार्ज सेपरेशन पे न्यूक्लियस था, इसका मास ले लो मास m न्यूक्लियस, और इसका चार्ज ले लो Ze पॉजिटिव, हाँ या ना? हाँ इन्फिनिटी सेपरेशन पे है। अब जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, इस पे रिटार्डेशन लगेगी और इस पे एक्सेलरेशन लगेगी, और इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, हाँ हाँ या ना? क्योंकि ये तो रेस्ट से चालू हुआ था। तो मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी v डैश, क्योंकि ये और रिटार्ड करेगा, ये और एक्सेलरेट करेगा, हाँ या ना? ये मिनिमम सेपरेशन की कंडीशन हो जाएगी। इसमें इस कंडीशन में एक इक्वेशन तो बनेगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक इक्वेशन तो बनेगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज m अल्फा v अल्फा इज इक्वल टू m अल्फा प्लस m न्यूक्लियस इनटू v डैश।
और दूसरी बनेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बीइंग जीरो इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिखना पड़ेगा हाफ एम अल्फा प्लस एम एन इंटू वी डैश का स्क्वायर, वी डैश को लिख देना एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस एम एन का होल स्क्वायर प्लस के टू ई इंटू जेड ई बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? हाँ सर। तो इससे मिनिमम सेपरेशन निकलेगा। तो दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें न्यूक्लियस हिंज होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मान लिया कि न्यूक्लियस हमारा फ्री टू मूव है, हाँ या ना? और उसका हिंट कहां से मिला मुझे? हिंट मिला मुझे हैवी न्यूक्लियस से, हिंट मिला मुझे हैवी न्यूक्लियस से। गॉट इट? हाँ, ये क्या कह रहा है? अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू न्यूक्लियाई पार्ट्स व्हिच हैव देयर वेलोसिटीज इन रेशियो 2:1। यार इनकी वेलोसिटीज 2:1 के रेशियोज में है, तो इसकी वेलोसिटी 2v है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका मास m होगा, 2m होगा और इसका मास m होगा। हाउ इज दैट? सही है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज क्या होता था? r इक्वल टू आर नॉट a की पावर 1/3, ठीक है? द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर साइजेस विल बी इन रेशियो व्हाट? अब इस मास को मैं लिख सकता हूं, m को लिख सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास नंबर, हाँ या ना? तो इसका मास नंबर अगर a है तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? इसका मास नंबर 2a हो जाएगा ना? ये बात भी समझ में आ रही है? मास डबल है न्यूक्लियस का, अगर तो हम कहेंगे मास नंबर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ऐसे तो कहते थे दूसरे वाले का मास, मास क्या हो जाता था? मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या न्यूट्रॉन कह लो इनटू मास नंबर। गॉट इट और नॉट? हाँ सर। तो हमारा इसने रेशो क्या पूछा है? रेशो ऑफ न्यूक्लियर साइजेस, रेडियस का रेशो पूछा है क्या? हाँ तो 1/2 की पावर 1/3 आंसर होना चाहिए ना, हाँ या ना? यार इसने गलत करा है, इसने रेशियो ऑफ 2:1 ले लिया है, गलत ऑप्शन है ये। ए ऑप्शन मार्क किया होगा, ए की जगह होना चाहिए था 1/2 की पावर 1/3। गॉट इट? गलत समझ में आया क्या किया है? यार तुमने अगर ये नहीं बताया कौन सा पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो, तो तुम जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से लिखोगे ना। वेलोसिटी 2:1 बोली, तो 1 इसको बोला है इसने, 2 इसको बोला है, हाँ या ना? तो इसका मास m हो गया तो इसका 2m हो गया, तो इसका मास नंबर 2a हो गया तो इसका a हो गया। तो रेशियो भी जो तुम लोगे तो पहले 1:2 लोगे ना, तो a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2a की हाँ पावर 1/3 लोगे ना। हाँ सर, पर लेकिन हाँ तो, सर ऑप्शन में भी तो नहीं है। हाँ तो फिर गलत गलत किया, तो वैसे हम मार्क ए करके आ जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वाले की गलती है। ही शुड हैव रिटन ऑप्शन शुड बी 1/2 की पावर 1/3। ये ऑप्शन देख के सोचो कि भाई इसने क्या कहा है? द wavelengths involved in the spectrum of deuterium are slightly different that of hydrogen। ये स्पेक्ट्रम वाली वेवलेंथ कौन सी होती थी? ये होती थी ट्रांजिशन वाली वेवलेंथ ना, कि n=3 से लेकर अगर n=1 पे ट्रांजिशन कर गया तो एनर्जी गैप वाली जो वेवलेंथ होती थी उसी की बात कर रहा है ना ये। एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाँ या ना? क्या बोलते हैं, डी एक्साइट होएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्साइट होएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, हाँ या ना? हाँ अब ये जो एनर्जी होती थी ये एनर्जी गैप पे डिपेंड करती है। एनर्जी गैप का डेरिवेशन पूरा उस पर डिपेंड कर रहा था। एक तो एजम्पशन था mvr इज nh/2 पाई, हाँ या ना? और एक इक्वेशन बनती थी हमारी क्या बोलते हैं, के जेड इंटू ई बाई आर स्क्वेयर इज mv²/r, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? इनसे ही तो सारी चीजें डिराइव हुई थी, एनर्जी वाला इसी से हमने आर एन डिराइव किया था, इसी से वी एन डिराइव किया था, इसी से काइनेटिक एनर्जी डिराइव करी थी, इसी से पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करी थी, दोनों के सम से टोटल एनर्जी डिराइव करी थी, और टोटल एनर्जी का जो गैप आता है उससे hc/λ निकाला था, हाँ या ना? हाँ तो अब ये सोचो
Size of two nuclei are different. I agree they are different, but would that make any difference? No. इसके कारण स्पेक्ट्रम में क्या चेंज आएगा? नहीं. न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिफरेंट इन टू केसेस. यस दे आर डिफरेंट, क्योंकि हाइड्रोजन वाले में तो एक प्रोटॉन है और उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है ड्यूटेरियम में, तो फोर्सेस आर डिफरेंट. इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं. अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन टू केसेस. इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट. नहीं, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट सेम इन बोथ द केसेस. हाँ या ना? यही तो फोर्स आएगी kz²/r². तो ये भी गलत है. मास ऑफ न्यूक्लिया इज डिफरेंट. इट इज डिफरेंट, बट शुड दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम? देखो इसके अंदर दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. क्या बोलते हैं, दिस शुड नॉट मैटर. समझ में नहीं आ रहा यार, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें तो एक थ्योरी मैंने कराई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रिड्यूस मास की. ज्यादा से ज्यादा वो फर्क पड़ सकता है, क्योंकि रिड्यूस मास डिफरेंट आ जाएगा. क्योंकि एक में न्यूक्लियस का मास था mp और इसका था me, तो रिड्यूस मास था mp me बाय mp प्लस me. हाँ या ना? और दूसरे केस में आ जाएगा 2mp me, तो 2mp me अपॉन 2mp प्लस me. मतलब मेरे ख्याल से बेस्ट फिट ऑप्शन तो ये होना चाहिए कि रिड्यूस मास के इफेक्ट के कारण ये डिफरेंस मानेगा. समझ में आई बात या नहीं आई? ये फॉर्मूला ना लगा के वो रिड्यूस मास वाला फॉर्मूला लगाने की बात कर रहा होगा, और तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा. हाँ या ना? आया है समझ में? हाँ सर. क्योंकि इसमें वही मैंने कहा ना कि इसके अंदर तो ऑप्शन देख के बेस्ट फिट ऑप्शन तुम सोचोगे, तो बेस्ट फिट ऑप्शन यही है कि एक चीज जिसे मैं कहता था कि जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, वही चीजें उठा के मार रहा है. हाँ या ना? अच्छा ठीक है. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? बेटा कंफ्यूज ना होना, ये एक्टिविटी नहीं है, कुछ और ही है. ए को इसने बोल दिया log ऑफ dn/dt, log ऑफ dn/dt, और कुछ अजीब अजीब सी चीजें पूछ ली भाई. सही में कुछ अजीब सा पूछ लिया. रुको, n क्या होता था हमारा? n0 e⁻ λt. dn/dt क्या हो जाएगा? dn/dt हो जाएगा n0 माइनस लैम्डा e⁻ λt. ठीक है, तो ये हो गया n0 लैम्डा e⁻ λt. ये हो गया dn/dt का मैग्नीट्यूड. इसका लॉग ले लिया, इसे a बोल दिया, तो इधर भी लॉग लेना पड़ेगा. ये हो जाएगा log ऑफ n0 लैम्डा माइनस λt a. सही है? ओके, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये a हो गया और ये t हो गया, और ये जो ग्राफ बन गया ये ये c का रोल कर रहा है, y इंटरसेप्ट. ये हो जाएगा ln n0 लैम्डा. सही है? और ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस लैम्डा. गॉट इट? इतना सोचने के बाद अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है वगैरह वगैरह, सपोज द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स एट t0, कर्व इज एज शोन वगैरह वगैरह. ठीक है, a0 से a0/2 हो गया t0 टाइम में, तो स्लोप हो गई a0/2 t0. ये स्लोप हो गई ना, इसको बोल दिया लैम्डा. लैम्डा निकल गया. द डिके कांस्टेंट इज a0/2 t0. ये ऑप्शन सही है. मोर देन वन चॉइस भी हो सकता है. ये कह रहा है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं. मैंने कहा n0 पूछा है इसने बेसिकली, तो ln n0 लैम्डा को बोल दिया था इसने a0, तो e⁻a0 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज n0. तो ये आ गया e⁻a0 और डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा कितना हो गया? a0 2 t0. ये बी का ऑप्शन होना चाहिए. ये है क्या? अबे 2 खा गया.
इसलिए ये नहीं है। हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन सी सही है, क्योंकि इनिशियली इतने थे एन नॉट, और 1/2 लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे, इसका आधा। तो सी सही है, टी नॉट बाय ए नॉट ई की पावर इसका आधा हो जाएगा ना, एन नॉट बाय 2। हम्म। और हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ होती है एल एन टू बाई लेमडा। हाफ लाइफ होती है एल एन टू डिवाइडेड बाय लेमडा, क्या हो गया, ए नॉट इंटू 2 टी नॉट। तो डी ऑप्शन गलत हो गया, तो ए सही हो गया और सी सही हो गया। डन। यस सर। गुड। लिख लिया? हाँ हाँ। क्या कह रहा है? In a sample of hydrogen, all atoms, in a sample of hydrogen like atoms, all of which are in ground state, a photon beam consisting photons of various energies is passed. In the absorption spectrum, 5 dark lines are observed. हालांकि ये थोड़ा डाइसी क्वेश्चन है। 5 dark lines are observed मतलब n इक्वल टू 1 से एक डार्क लाइन, मतलब एक तरह का फोटोन खाया तो हो सकता है n1 से n2 पे चला जाए। कुछ क्या हो गया, n1 से n3 पे चले गए, और कुछ n1 से n4 पे चले गए। हाँ या ना? कुछ n1 से n5 पे चले गए। कितनी कितनी डार्क लाइन दिखी है? 5 डार्क लाइंस। और कुछ n इक्वल टू 1 से n6 तक चले गए। हाँ या ना? हाँ। डार्क लाइंस कब होती है? जब उस जब वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाए, जब हमारा सैंपल वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले। हाँ या ना? हाँ गॉट इट और सर। नॉट? हाँ समझ आ गया। तो 6 तक ये चले गए। अब ये कह रहा है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में कितनी ब्राइट लाइंस बन जाएंगी। मैंने कहा यार अब मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी बन सकती हैं, तो 6 से नीचे टपकाएंगे, तो nn-1/2 करना था बेसिकली, 6 को लेके। 6 इंटू 5/2 दैट्स 15। डन। हालांकि इसमें डाइसी क्या है, तुमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बोल दिया 5 डार्क लाइंस आर ऑब्जर्व। डिड यू रियली मीन कि वो हमेशा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 ही होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8। हाँ है ना? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। तो वो थोड़ा सा डाइसी था इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन हमने कर दिया। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, an electron of mass m and charge e initially at rest gets accelerated by constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength, de Broglie wavelength होती थी h/mv वाली, सही है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो d लैम्डा बाई डी टी इज -h/m v², हाँ या ना, इंटू dv/dt हो जाएगा। गॉट इट? और ये कह रहा है ओके कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। अब ये क्या कहा इसने? इसने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसकी एक्सेलरेशन तो हो गई E/m। तो ये तो हो गई एक्सेलरेशन, तो dv/dt तो एक्सेलरेशन हो गई, तो -h/mv², और एक्सेलरेशन हो गया E/m। सही है? और वेलोसिटी एट टाइम t को लिख सकता हूँ v = u+at, v = u+at। तो 0 + E/m इंटू टी, तो v² की जगह लिख दो E/m इंटू टी का स्क्वायर कर दो। तो कुछ ऑप्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है? एक E/m कट गया, तो -h/m इंटू टी स्क्वायर इंटू E/m, m भी कट गया भाई, -h/e/t², -h/e/t²। ए ऑप्शन हो गया। डन। हाँ सर। हो गया था। गुड। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन टंगस्टन टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब। के शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टंगस्टन हैव एनर्जी इतनी।
एक्स रेज एमिटेड बाय द ट्यूब कंटेन, अब यार जो जो इलेक्ट्रॉन आके टकराए थे उनकी एनर्जी थी 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो तरह की, और इसमें इसमें के अल्फा वाली एनर्जी है, के अल्फा वाली एनर्जी है 72 पॉइंट, के अल्फा भी नहीं, के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये इजेक्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। हाँ सर। इसका मतलब के वाले अगर इजेक्ट हो जाएंगे, के वाले शेल वाले अगर इजेक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा हमारा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ वाला एक्स रेज का, उसमें ये तो लैम्डा मिन होगा। ये लैम्डा मिन तो कॉरेस्पॉन्ड करेगा किससे? 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बोलो हाँ। हाँ हाँ पूरा करेक्ट। और के अल्फा वाले होंगे या नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनकी एनर्जी 72.5 थी। अब ये अगर 72.5 की जगह अगर ये क्वेश्चन में कह देता कि ये एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली है, तो क्या मैं कह सकता हूं के शेल वाले इजेक्ट हो ही नहीं पाएंगे? तो इसका मतलब के सीरीज बनेगी ही नहीं इसमें। हाँ या ना? हो सकता है एल सीरीज बन जाए, हो सकता है एम सीरीज बन जाए, हो सकता है एन सीरीज बन जाए। हाँ या ना? के वाली सीरीज नहीं बन पाएगी क्योंकि के वाला इजेक्ट ही नहीं होगा। तुम याद करो ना, एक्स रेज में के वाले कब बनते थे? जब हमारे के शेल में से दो इलेक्ट्रॉन में से एक निकल जाए, फिर ऊपर का डी एक्साइट होके गिरे, हाँ यहां से डी एक्साइट होके गिरे। तो पहले निकलना तो जरूरी है या नहीं है? हाँ या ना? पर सर एल वाला क्यों बनेगा अगर के नहीं बनेगा तो? क्या? आपने कहा के नहीं बन रहा तो शायद से एल वाला बन जाए। एल वालों में एनर्जी गैप कम होता है, तो उसको निकालने में भी कम एनर्जी लगेगी। के वाले को निकालने में ये कह रहा है 90 लगती मान लो, तो एल वाले को निकालने में हो सकता है 60 लगती। अच्छा। हाँ या ना? हाँ यू हाँ आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ठीक है ठीक है। बाहर एनर्जी गैप कम होते जाते हैं, बाहर वालों को निकालने में एनर्जी कम लगती है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ टंगस्टन बनेगा। यस। ओनली वर्ड लगा के गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। इसमें कॉन्टिन्यूअस भी बनेगा और कैरेक्टरिस्टिक भी बनेगा। हाँ या ना? और कंटिन्यूअस वाले की मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 80,000 एंगस्ट्रॉम। हाँ या ना? ये लैम्डा मिन हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? मेरे ख्याल से डी ऑप्शन सही है। कैरेक्टरिस्टिक भी बनेगा और कंटिन्यूअस भी बनेगा। लेकिन एक गलत वर्ड यूज किया है इसने, पता है गलत वर्ड क्या यूज किया है? करेक्टरिस्टिक विद मिनिमम वेवलेंथ। ये जो मिनिमम वेवलेंथ है ये कंटिन्यूअस की है, ये करेक्टरिस्टिक की नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये वर्ड में ये अंग्रेजी अच्छी मार दी ना लास्ट वाले ऑप्शन में, देखो जरा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ विद मिनिमम वेवलेंथ, ये मिनिमम वेवलेंथ इसके साथ जोड़ दिया। हाँ या ना? हाँ सर। जबकि मिनिमम वेवलेंथ किसके साथ आएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के साथ आएगा। सही है। तो अब तो मेरे ख्याल से तो सर इसके अंदर क्वेश्चन में ओनली तो आना ही नहीं चाहिए फिर। ओनली आना ही नीचे, इसमें तो ये हो जाएगा कि कंटिन्यूअस की, ये चेक तो कर लो ये वैल्यू सेम भी आ रही है नहीं आ रही है। पता चला मैं अभी पहाड़ उठा रहे हैं और कैलकुलेटर का है। हाँ सर सही है सही है। 0.155 ही आ रही है। हाँ इसका जानते हो आंसर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस विद मिनिमम वेवलेंथ इतना, यस। कैरेक्टरिस्टिक इतना, यस। ए और सी ऑप्शन होना चाहिए सही पूछा जाए तो। ओनली वर्ड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। डी अंग्रेजी के कारण मारा गया। डी हाँ अंग्रेजी के कारण मारा गया। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देर आर टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी। ए इज अल्फा emitter and B is beta emitter. Their disintegration constants are in ratio 1:x। इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 दे दिया 1:x।
what should be the number of nuclei of A and B at any time t so that the probability of getting number of alpha and beta particles are same at that instant. अच्छा जी, अच्छा जी। यार प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड तो हमने सिर्फ यहीं पे पढ़ा था कि अगर x डिके होके y में जाता था और x के होते थे n नॉट एट टाइम t 0, तो n होते थे टाइम t तक, n कितना हो जाता था n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t एट टाइम t। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या होती थी? सर्वाइवल मतलब x के कितने रेडियो एक्टिव बचे, दैट इज n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t अपॉन ओरिजिनली कितने थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टिल टाइम t हो गया e की पावर माइनस लेमडा t, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके एट टाइम t कितना हो गया? 1 माइनस वो वाला। एग्जैक्टली एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये डिके हो गए थे, डिवाइडेड बाय एन नॉट कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन? देयर डिसइंटीग्रेशन दिस व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी एट एनी टाइम टी। इसके न्यूक्लियाई ये मान लो n1 एट टी, इसका है n2 एट टी, n1 बाय n2 बोल रहा है, ये n1 बाय n2 बोल रहा है, so that the probability of getting alpha and beta particle are same at that instant, मतलब number of decays per second at that instant should be same। हाँ या ना, यही तो बोल रहा है, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड सेम होने चाहिए उस इंस्टेंट पे, टाइम टी पे। डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड क्या होते थे? dn बाई dt, यही तो होता था dn बाई dt, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, वो हो जाता था लैम्डा n हो जाता था, ठीक है कि नहीं है? ये सेम होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड लैम्डा n हो जाता था, हाँ या ना? नहीं समझ में आया? बोल दो कि नहीं आया। ये एक्टिविटी वाली बात हो गई, सही देखा जाए तो हमारे पास था n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, फिर मैंने कहा कि dn बाई dt क्या हो जाएगा हमारा? माइनस लेमडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, उसका मॉड ले लिया, ये हो गया हमारा लेमडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, हाँ या ना? ये आ गया dn बाई dt, इसको बोल देते थे एक्टिविटी एट टाइम टी, हाँ या ना? और एक्टिविटी एट टाइम टी जीरो क्या होता था? यही चीज एट टी जीरो, तो वो हो जाती थी लैम्डा एन नॉट। गॉट इट और नॉट? हाँ सर। तो ये एक्टिविटी एट टाइम टी इज बेसिकली लैम्डा इनटू एन, सही है कि नहीं है? हाँ। अब ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग number of A and B, alpha and beta particles are same at that instant. So disintegrations per second at that instant should be same. So disintegrations per second lambda 1 n1 should be lambda 2 n2 at that time, हाँ या ना? Got it or not? हाँ सर। हाँ। तो n1 by n2 इसने पूछ लिया, n1 by n2 इसने पूछ लिया, n1 by n2 हो जाएगा lambda 2 by lambda 1, lambda 2 by lambda 1 हो जाएगा x की by 1। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से ए आना चाहिए, चेक करना यही है क्या? हाँ यही है। थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन था, समझ में ही नहीं आ रहा था बोलना क्या चाह रहा है। हाँ सर, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी हाँ, इसलिए। लैंग्वेज मेरे ही समझ में नहीं आ रही थी, कुछ कुछ तो करके हो गया बस, ठीक है। सर इसमें आंसर गलत था। चेक करने दो जरा, क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एक्स इक्वल्स आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो n इक्वल टू 3 वाली एक्साइटेड स्टेट में 13.6 जेड स्क्वेयर दैट इज 3 स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर दैट इज 3 स्क्वेयर, तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इसका वर्क फंक्शन हो गया 13.6, सही है भाई? वर्क फंक्शन ऑफ अनदर मेटल वाई, ये तो एक्स का वर्क फंक्शन हो गया, वर्क फंक्शन ऑफ अनदर मेटल वाई equals ionization of He plus with an electron in n equal to 4. So that will be 13.6 into 4 by 4 4s are 16. तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4, कैलसी उठा लो भाई, पहले ही उठा लो कैलसी,
13.6 डिवाइडेड बाय 4 3.4 आएगा। हाँ ठीक है, 3.4 आ गया। ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, नाउ अ फोटोन ऑफ, आगे की स्टोरी पे आ जाओ कलर डिफरेंट करके। नाउ अ फोटोन ऑफ energy x falls on both metals such that the maximum kinetic energy of photoelectron emitted from x is half of that of electron emitted from y। अच्छा जी, x minus 13.6 should be kinetic energy जो x से निकला मैक्सिमम वाला, और काइनेटिक एनर्जी जो y से निकलेगा तो वो हो जाएगा x माइनस 3.4। ये ज्यादा होगा जो, यही अगर y पे गिरता तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम x इज हाफ ऑफ दैट। तो दिस k1 इज k2 का हाफ, k2 का हाफ, तो दिस इज 2x माइनस 13.6 इंटू 2। बोलो हाँ, हाँ सर। सही है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 माइनस 3.4। ठीक है, 13.6 इंटू 2 माइनस 3.4, 23.8 आ गया, 23.8 आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन, ऑफ फोटोन। बोल क्या रहा है ये, हे भगवान क्या बोला इसने आगे, फिर कलर चेंज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? E is the potential energy of electron in ground state of hydrogen। याद करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होती थी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, हाँ या ना। और काइनेटिक एनर्जी होती थी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, तो 2 टाइम्स माइनस 13.6, तो 13.6 का डबल कितना हो गया भाई, माइनस ऑफ 27.2। इसको इसने बोल दिया ई। सही है भाई इसको तो आंसर गलत नहीं था, इसका मतलब है तुमने अपनी बेवकूफियों से गलत कर दिया। ई की वैल्यू ये है। अब क्या बोल रहा है ये, एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू ई के टर्म्स में निकालनी है। एक्स बाई ई कर दो भाई, एक्स बाई ई कर दो। एक्स था 23.8 और डिवाइडेड बाय माइनस 27.2, नेगेटिव में 0.875 आ रहा होगा शायद, ए ऑप्शन हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। ठीक है, अब ये कह रहा है एज एक्स इंक्रीजेज द डिफरेंस इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। एक्स की वैल्यू इतनी की जगह और कर दी होती, मैंने मान लो अभी ये डिफरेंस ऑन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा था, अब जैसे एक्स की वैल्यू थी हमारी कितनी थी, 23.8 थी, तो ये डिफरेंस डबल आ रहा था ना, डबल आ रहा था। अब ये एक्स की वैल्यू एक काम कर देते हैं, 30 ले लो यार, यार 30 ले लो, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने की बात कर रहा है ना, 30 ले लो, भाड़ में जाए, मेरे को दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा, एक्स 30 ले लेते हैं हाँ है ना। तो 30 ले लिया, तो 30 माइनस 13.6 कितना हो गया, 30 माइनस 13.6 कितना हो गया, 16.4 हो गया। सही है, और 30 माइनस 3.4 कितना हो गया, 26.6 हो गया। तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस अब 10 का आ गया ना, डिफरेंस कितना आ गया, 10 का आ गया। और पहले कितने का आ रहा था, पहले कितने का आ रहा था, पहले पहले का भी पता होना चाहिए, फिर पहले कितने का आ रहा था, मैं पागल हो गया हूं। कांस्टेंट रहेगा ये, बताओ कैसे, दैट एज एक्स द डिफरेंस इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अरे यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो ना, K2 माइनस K1, K2 माइनस हाँ K1 वो क्या हो तो जाएगा, वैसे ही वो x माइनस 3.4 माइनस x माइनस 13.6। मेरा दिमाग ना फ्यूज हो गया है, x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कांस्टेंट रहेगा ये। हाँ सर। इतना महाभारत क्यों कर रहा था मैं, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो थ्योरी ये भी बनती है, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो यू विल डेफिनेटली डू रॉन्ग समथिंग, हाँ या ना। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है
क्वेश्चन वाला कह रहा है द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। चलो भाई, कि एक फोटोन आया और वो एक इलेक्ट्रॉन पे आके टकराया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, फोटोन इधर चला गया, और फोटोन की वेवलेंथ चेंज कर दी होगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये कह रहा है ये इक्वेशन बन जाएगी, एंड आई ट्रस्ट हिम की बन जाएगी। ठीक है। नाउ कंसिडर लैम्डा डैश हो गया स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ, और लैम्डा हो गई इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। हाँ या ना? ये फॉर्मूला वैसे चाहो ना होमवर्क है डिराइव कर लेना, डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे इधर देखो, कैसे करोगे, इसने खुद ही बोला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो। इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा, और फाइनल एनर्जी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा डैश, प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। सही है? सही है? हाँ हाँ सही है। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो एक्स एक्सिस में और फिर वाई एक्सिस में। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, एच बाय लैम्डा। तो हाँ इनिशियल मोमेंटम हो गया एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा डैश कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा, हम्म और वाई एक्सिस में इनिशियल हो गया जीरो, फाइनल हो जाएगा एच बाय लैम्डा डैश साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा। इस इक्वेशन वाली को क्या नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से इसे थीटा नहीं चाहिए, फाई चाहिए। तो थीटा को एलिमिनेट कर दो, थीटा को एलिमिनेट कर दो। तो थीटा को एलिमिनेट करोगे तो कैसे करोगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को वन कर देना, तो ये आ जाएगा एच बाय लैम्डा माइनस एच बाय लैम्डा डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस एच बाय लैम्डा डैश साइन फाई का होल स्क्वायर इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर। हाँ या ना? इसको वेलोसिटी भी नहीं चाहिए, तो भैया बड़ा खतरनाक इंसान है, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ डिराइव? सर वेलोसिटी दी चाहिए तो। अरे वेलोसिटी नहीं चाहिए, आंसर में इक्वेशन में थोड़ी चाहिए इसे, तो वेलोसिटी यहां से एलिमिनेट कर देंगे ना इन दो इक्वेशन से। अब अच्छा ये हाँ ये तो यूज हो चुकी, हाँ हाँ। मैं जबरदस्ती का डिराइव कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है ये इक्वेशन, लेकिन याद कर लेना यार, कहीं गलती से आ ही गया और मान लो इक्वेशन नहीं दी है तो रट लेना, ठीक है? तो ये इसको वाली डिराइव कर इक्वेशन, सकते हैं। ओए पेपर में तो कभी ना कर पाओगे, क्योंकि मुझे इतना याद आ रहा है इसको डिराइव करते हुए ना जान चली जाती है, कहीं ना कहीं अटक जाता हूं मैं, खुद अटक जाऊंगा वहां पर, कुछ अजीब सा अजम्पशन मान रहा होगा कि चेंज इन लैम्डा इज वेरी वेरी लेस और समथिंग समथिंग, और बाइनोमियल एक्सपेंशन मार के फिर आंसर निकलेगा। तुम खुद ट्राई कर लेना, आगे पूरा आगे डिराइव होएगा ही नहीं। ठीक है सर तुम ठीक है। एच बाय लैम्डा माइनस एच बाय लैम्डा डैश, तुम्हें लग रहा है कि पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, बस उसके उसके क्लोज पहुंच जाओगे और आंसर तक नहीं पहुंचोगे, इक्वेशन तक। एच बाय लैम्डा डैश साइन फाई का स्क्वेयर इज एम, और ये एम वी स्क्वेयर बन गया ना बेसिकली, एम इंटू एम वी स्क्वेयर, एम वी स्क्वेयर को लिख देना टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा डैश। सही है कि नहीं है? हाँ हाँ अब इसके बाद जब तुम इस ये इक्वेशन शुड बी एग्जैक्टली दिस इक्वेशन, तुम इसको करते करते देखना, कई जगह अप्रोक्सीमेशन मारोगे तब आएगी। हाँ या ना? हाँ। इतनी आसानी से नहीं निकल रही जितनी तुम्हें लग रहा था कि निकलने वाली है। हाँ या ना? तो क्वेश्चन करने के लिए इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा था कि कभी किसी और क्वेश्चन में किसी और पार्ट में कुछ ऐसा यूज करना पड़े तो ये मत कहना कि हमें आता नहीं। हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आता है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आता है। हाँ या ना? और फंडा ये होगा, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हो रहा था कि फोटोन आया, स्कैटर हो गया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गया, मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व कर दी, एक्स में भी और वाई में भी मोमेंटम कंजर्व किया। हाँ या ना? हाँ क्वेश्चन हाँ करने के लिए इतनी थ्योरी आने की जरूरत नहीं है, इसका आइडिया भी होगा तो हो जाएगा। कैसे? कलर डिफरेंट करते हैं, ब्लू कलर से करेंगे। नाउ कंसीडर स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे फोटोन ऑफ, इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन एक्स रे का था, फोटोन की वेवलेंथ है 10 पिकोमीटर,
दैट इज 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। बोलो हाँ। हाँ ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे स्कैटर्ड एट 45 डिग्री इज हाउ मच? यार लैम्डा डैश पूछा है, लैम्डा दिया है, एच दिया है, एम नॉट दिया है, सी दिया है, और कॉस फाइव, फाइव को ले लेना, स्कैटरिंग एंगल हो गया 45 डिग्री। हो गया क्वेश्चन एक ये वाला। हाँ वैल्यू सर तो आ डालनी गया। है। हाँ आ गया था सर ये। ठीक है, अब अगला देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे। मैंने कहा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होएगा? जब राइट हैंड साइड भी मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब फाई हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। बोलो हाँ। हाँ ऐसे क्या। तो फाई को 180 डिग्री ले लिया तो उल्टा चला गया बेसिकली। तो फाई 180 लेके लैम्डा डैश निकाल देना, ये हो गया। अब जब लैम्डा डैश हो आया तो मैक्सिमम का, इसमें वेवलेंथ में डिफरेंस मैक्सिमम आया है, तो एनर्जी का लॉस भी मैक्सिमम आया होगा फोटोन की एनर्जी में। तो सीधा कह देना एच सी बाई लैम्डा डैश माइनस एच सी बाई लैम्डा, या नहीं नहीं सॉरी, लैम्डा डैश बाद वाली है ना, तो एच सी बाई लैम्डा डैश, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश शुड बी हाफ एम वी स्क्वायर। अरे यार यही तो इक्वेशन बोल दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली, जो स्टार्टिंग में बकवास कर रहा था मैं। हाँ डेरिवेशन में, डेरिवेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो इक्वेशन की बात कर रहा था मैं, वही इक्वेशन तो यूज करने की बात कर दी इसने, कि लैम्डा डैश तुमने निकाल लिया 580 मार के। अब तुम कह देना जो एनर्जी ऑफ फोटोन में डिफरेंस आया वो कहां चला गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चला गया। बोलो हाँ। हाँ सर हाँ। ठीक है। टू डिटरमाइन हाफ लाइफ, to determine half life of radioactive element, a student plots graph of log dn by dt। dn by dt हो गया, अरे थोड़ी देर पहले ही किया था। dn by dt हो गया, उसका मॉड हो गया लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सही है। इसका ले लिया लॉग ln ऑफ dn by dt का मॉड इज गोइंग टू बी ln लैम्डा एन नॉट माइनस लैम्डा टी। सही है। हाँ सही है। तो जो स्लोप है वो लैम्डा होगी, स्लोप है वो लैम्डा होगी, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो स्लोप में ये तो हो गई वैल्यू 4 - 3, 4 - 3 हो गया 1, और डिवाइडेड बाय ये हो गया 6 - 4, 6 - 4, हाँ या ना? और ये ईयर्स में है, ये वैल्यू लैम्डा होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/2, हाँ या ना? हम्म। तो ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू होगी 1/2 सालों में, रादर ईयर इनवर्स, हाँ ईयर्स यूनिवर्स इनवर्स, हाँ या ना? अब ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ p आफ्टर 4.16 ईयर्स, द वैल्यू ऑफ p व्हाट? ये कह रहा है कितने फैक्टर से डिक्री चेंज हो गए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, पहले थे एन नॉट, और p टाइम p के फैक्टर 4.18 साल में कितने हो गए? ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 4.16 हो गया। यही तो कह रहा है। हाँ सर यही कह रहा है। तो इतने फैक्टर से चेंज हो गए, हाँ या ना? तो इनका रेशियो ही तो पूछ रहा है बेसिकली ये। डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 बोल रहा है मान लो, तो ये इनका रेशियो क्या आ जाना चाहिए? टू आ जाना डिक्रीज, चाहिए। ये 2 आ जाना चाहिए ना। जैसे मान लो मैं अंग्रेजी लगा रहा हूं कि किसको किससे डिवाइड करना है, तो ये कह रहा है डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो 3 बोल रहा है, 3 का फैक्टर, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तभी तो 3 आएगा, हाँ या ना? तो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ p, तो p ऐसे हो जाएगा, तो p हो जाना चाहिए e की पावर 1/2 इंटू 4.16, हाँ या ना? p हो जाना चाहिए ये चीज। ये कौन निकालेगा यार? हाँ सर यही क्वेश्चन में डाउट था मेरे को। ऐसा है, पहले एक बार मैं आंसर निकाल दूं कि इससे मैच कर रहा है क्या, उसके बाद जुगाड़ देखते हैं कि हो पाएगा क्या किसी और तरीके से। 4.16 डिवाइडेड बाय 2, और ये ई की पावर में लेना है, ई की पावर 2.08 आ रहा है, ई की पावर 2.08, 8 का फैक्टर। वैसे एक चीज है, सुनो सुनो,
ये ऑलमोस्ट ई की पावर 2.08 आ रहा है, तो ई का स्क्वायर ना ले लूं मैं? ई का स्क्वायर ही तो आ रहा है, 2.71 ई का स्क्वायर ही तो बोल रहा है ये, हाँ या ना? तो हाँ 2.71 इंटू 2.71, ये तो डुएबल चीज नहीं हो गई? 2.7 का स्क्वायर हो तो गया। 7.1 होता है, 7.2 होता है, क्या होता है भाई, बता दोगे जरा? वैल्यू तो मेरे को याद ही नहीं है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। निधि ई की वैल्यू क्या होती है? 2.71। अच्छा जी, और ई स्क्वायर फिर कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। व्हाट? कुछ भी बोलोगी क्या? 2.5 2.5 तो कम से कम 7 चला जाएगा ना। अरे पॉइंट ये है कि कैलकुलेटर तो कह रहा है 7.3। ई की पावर 2.08 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, आंसर इसका एक्चुअली 8 है, ठीक है? 2.08 ये है 8। और अगर मैं इसको अजम्पशन लेके कर रहा हूं कि ई स्क्वेयर है ये, तो 2.71 का इंटू 2.71 करूंगा मैं, हाँ या ना? तो उससे आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग। गॉट इट और नॉट? तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी अगर ये इंटीजर टाइप में आ गया ना? सर ई की वैल्यू 2.8 दिखा रहा था कैलकुलेटर में तो। कैलकुलेटर 2.8 दिखा रहा है, हाँ 2.718 है, नालायक। किधर है मेरा कैलकुलेटर, खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। 2.8, 2.718 है, तो 2 पॉइंट अगर 72 भी ले लेता हूं तो भी मैं गलत ही करूंगा इसको हाँ हाँ पक्का। 2.718281 हम्म है। 7.4 आ रहा है, मैं अप्रोक्सीमेट भी करूंगा तो 7 पे करूंगा, मान लो इंटीजर टाइप है तो 8 तो नहीं करके आऊंगा। एकदम क्या एक्यूरेट रेट आ रहा है इसका तो। हाँ 2.08 करके लेता हूँ तो एक्यूरेट 8 आ रहा है ना कैलकुलेटर से। तो मतलब भगवान का नाम लेना कि कहना कि यार कोई वैल्यू अच्छी सी दे तो अच्छा रहेगा, क्या रहेगा? सर ये वैल्यू के साथ तो नहीं आना चाहिए। ऐसे दिया होता है ना पेपर के अंदर इसकी वैल्यू है ऐसे, जैसे एक बस क्वेश्चन बस में दिया बस था बस 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 2 बस की पावर 1/3 बस ऐसा। बस 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 आगे बढ़े। सच्ची में नहीं पता। बस आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है ये? अगेन आर्काइव वाला क्वेश्चन है। द की फीचर ऑफ बोर थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन. We will extend this to general rotational motion to find quantized rotational energy of diatomic molecule assuming it to be rigid. The rule to be applied is Bohr का quantization condition. मतलब मस्त वाला फेंका है इसने। इसने कहा है कि डायटोमिक मोलिक्यूल है और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। और फंडा क्या लगा देना भाई? बोर थ्योरी क्या कहती थी? एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई। एंगुलर मोमेंटम इज एन एच बाई टू पाई। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम एम वी आर थोड़ी होता है, एंगुलर मोमेंटम इज एन एच बाई टू पाई लगाओ। एंगुलर मोमेंटम हम क्या कह देंगे? आईसीएम ओमेगा। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आईसीएम ओमेगा। आईसीएम ओमेगा इज एन एच बाई टू पाई। अब हम कहेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में पढ़ा था हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वेयर, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वेयर। ट्रांसलेशनल तो काउंट ही नहीं कर रहा है ये कह रहा है का, कह रहा है वी विल एक्सटेंड दिस टू जनरल रोटेशनल मोशन, द डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस रोटेशनल एनर्जी इन nth लेवल कितनी होगी? अब रोटेशनल एनर्जी ये हो गई ना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे फॉर्मूला क्या लगा दिया? हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी यहां से निकाल लेना, तो ये हो गया एन एच बाई टू पाई इंटू आईसीएम का स्क्वायर। तो ये कह रहा है ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैंने बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया डायटोमिक मॉलिक्यूल पे। मतलब कुछ भी कर दिया इसने, क्या कह दिया? कुछ भी, हमने कुछ अजीब अजीब सी बातें बोली, 8 पाई स्क्वायर आईसीएम बन जाएगा।
ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। पैराग्राफ बना के तो कुछ भी पूछ लो। गॉट इट और नॉट? आया है, समझ में नहीं आया है? दो तीन बार पढ़ना, शायद समझ में आ जाएगा। It is found that the excitation frequency from ground to first excited state of rotation of carbon monoxide molecule is close to इतनी। ये कह रहा है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे ले गए, और एनर्जी गैप जो आया ना, वो इस फोटोन का इसने एब्जॉर्ब किया, हाँ या ना? तो ये कह देगा एच न्यू शुड बी एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर ICM इंटू n2 स्क्वेयर माइनस n1 स्क्वेयर। n2 को डाल दिया 2 स्क्वेयर, n1 को डाल दिया 1 स्क्वेयर, हाँ या ना? इससे क्या निकल जाएगा? और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसने, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4/π 10⁻11 हर्ट्ज, हाँ या ना? तो इससे ICM निकल जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड के डायटोमिक मॉलिक्यूल का। सही है कि नहीं है? सेकंड पार्ट में आई थिंक यही पूछा है, कर लेना। सही है? तो पहले वाले का तो डी हो गया था, सेकंड वाले का मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, तुम करते रहना। बी आ गया था। इसका भी डी आ रहा है क्या? नहीं, बी बी। अच्छा, बी आ रहा है, चलो अच्छी बात है भाई। अब ये कह रहा है इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ओ पूछा है। यार इसने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सुनो मेरी बात, ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन का मास ले लो m1, मोनो ऑक्सीजन का ले लो m2, ये L पूछा है ना इसने। सेंटर ऑफ मास होगा सपोज यहां पर R1 पे, यहां से होगा R2 पे। तो बेसिकली इसने I क्या दे दिया? ICM दे दिया m1 R1 स्क्वेयर प्लस m2 R2 स्क्वेयर। मैं चाहूं तो इसको प्रूव कर सकता हूं, दिस इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L स्क्वेयर। ICM तुम्हें पता है, m1 तुम्हें पता है, कार्बन का मास दे रखा है, ऑक्सीजन का मास दे रखा है, और L निकल जाएगा, हाँ या ना? अब तुम बोलोगे कि ये फॉर्मूले से यहां कैसे पहुंच गए? इसको करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? मैंने तो रिड्यूस मास से सोच लिया, लेकिन रिड्यूस मास से मत सोचो, पूरी मेहनत का फल मीठा होता है। क्या होता है गाइज? और क्या होता है? मेहनत का फल मीठा होता है। तो m1 R1 इज m2 R2, m1 प्लस m सॉरी R1 प्लस R2 इज L। R1 आ जाएगा इससे, R1 प्लस R2 को लिख देना m1 R1 बाय m2 इज L। R1 आ जाएगा m2L अपॉन m1 प्लस m2, इससे R2 आ जाएगा m1L अपॉन m1 प्लस m2। अब ये मत कहना कि ये कहां से निकाला मैंने, ये कैसे निकाला? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से। अरे यार हेलो, m1 डेल्टा x1, m1 डेल्टा x1 और m2 डेल्टा x2, और अगर सेंटर ऑफ मास को नहीं चलाना तो m1 डेल्टा x1 शुड बी m2 डेल्टा x2। याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ गया। गो टू एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वीडियो एंड वॉच वीडियो 3rd या 4th जो भी है, हाँ या ना? भाई मॉडर्न फिजिक्स स्टफ इसीलिए है, सब कुछ यूज हो रहा होता है। क्या होता है? सब कुछ यूज हो रहा होता है। मुझे ये चीज प्रूव करनी थी, इसके बराबर क्या हो जाएगा? m1 R1 को क्या लिख दोगे? m2L अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। R2 हो जाएगा m1L अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ये बन जाएगा m1 m2 L स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। इतना तो आप कर सकते हो ना, इसको सिंप्लीफाई करना। अरे ले लेना यार, कॉमन ले लेना ना, m1 m2 L कॉमन ले लेना, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना, न्यूमरेटर में m2 प्लस m1 बन जाएगा, एक स्क्वायर कट जाएगा। बोलो हाँ। लिख लिया? हाँ सर, ये मैंने कर लिया। गुड। इधर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लो, फिर पढ़ लो। ये कह रहा है
क्या कहते हैं, पढ़ने में आया। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ई है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी तो हो गई, प्रोटॉन प्रोटॉन बोला है तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ई हो गई। और अगर वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन को लैम्डा 2 बोल रहा है, इसकी वेवलेंथ को लैम्डा 2 बोल रहा है, तो ये कौन सी वाली वेवलेंथ है यार, डी ब्रोगली नहीं होगी, h/√2m ई वाली, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब ये कह रहा है कि ये एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर भी है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होती थी, एच न्यू वाली, तो वो तो सीधा हो गया एच सी बाय लैम्डा, ये लैम्डा लैम्डा 1 है, अरे तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछा है बेसिकली इसने, तो मैं कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है ये। प्रोटॉन का वेवलेंथ बोलने का मतलब क्या है, अगर तुम कोई कहे मैटर, मेरा वेवलेंथ का मतलब क्या है, मेरे वेवलेंथ का क्या मतलब है, मेरा कोई वेवलेंथ का कोई मतलब है? हाँ है ना, डी ब्रोगली, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होगी, मोमेंटम पे बेस्ड होगी, हाँ या ना? तो लैम्डा 1 हो गया एच सी बाई ई, और लैम्डा 2 हो गया h बाई √2m ई। कितना आ गया ये, e की पावर -½ के प्रोपोर्शनल आ गया, डन हो गया। अच्छा, बोलो हाँ, ठीक है। ठीक है।